वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एटम्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल का क्या रोल होता है, इसके जितने भी लॉ है वो पढ़ेंगे और सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे किसी भी चीज़ को बनाने में कैसे एटम या फिर मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं, क्या इनका रोल होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि केमिकल मिलकर, यानी कि देखिए इसका लॉ की जो डेफिनेशन है कि लॉ कहता क्या है कि जब भी दो केमिकल या फिर उससे ज़्यादा केमिकल या फिर सब्सटेंस कह लें, जब कंबाइन होते हैं या फिर आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। राइट, मैंने क्या कहा, दो सब्सटेंस या फिर दो रिएक्टेंट कहते हैं, जो भी चीज़ें रिएक्ट कराई जाती है तो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये जब प्रोडक्ट बनता है तो वो कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करता है, गवर्न करता है बाय सर्टेन लॉज। ठीक है, इसी लॉज को हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 5 प्रकार के यानी 5 टाइप्स के लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एंड गे-लोजेक लॉ। तो ये 5 हैं, जिसमें से कि हम 3 हायर क्लास में पढ़ेंगे। बाकी अभी हम जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी मास को ना तो बना सकते हैं यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। राइट, इसका मतलब देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास सपोज 2 रिएक्टेंट है, यानी कि 2 सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी, यानी कि रिएक्टेंट है ये दोनों, क्योंकि रिएक्ट होंगे आपस में। तो रिएक्ट होने से पहले जितना इनका मास था, जब ये रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे ना, कंबाइन होकर, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है ये, तो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या है, बनने से पहले यानी रिएक्टेंट की जितना भी मास था वो बनने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन होकर H2O बना रहे हैं तो इनका मास जो है ना, आप मास चेक करेंगे यहाँ पे 4 ग्राम एंड दूसरा है ये 32 ग्राम। जब ये कंबाइन होकर H2O बनाता है तो 32 + 4 ये कितना होता है, 36, एंड ये भी 36। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि कोई भी चीज़ ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही उसका डिस्ट्रॉय, यानी कि बनने से पहले भी उतना ही था, बनने के बाद भी उतना ही है। राइट, जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिसमें 5.3 ग्राम क्या है, हमारा सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट है, और 6 ग्राम क्या है हमारे पास, इथेनोइक एसिड। राइट, क्या है हमारा सोडियम, ये है 5.3 और इथेनोइक एसिड है 6 ग्राम, और बनने के बाद देखिए हमारे पास बनता है जो सोडियम, इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो रिएक्टेंट यानी जो बनने से पहले, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ये प्रोडक्ट, इनको जब हम देखेंगे तो इनका जो मास है ना वो इक्वल होगा, यानी ये फॉलो कर रहा होगा कौन सा रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट, इसमें देखना 22 ग्राम क्या है, 2.2 ग्राम है हमारा, 2.2 ग्राम है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम है H2O, और बाकी हमारा क्या है 8.2 सोडियम इथेनोएट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्या था 5.3 ग्राम और ये 6.3, जब हमने इसको प्लस किया तो 11.3 ग्राम आ रहा था हमारा, ये क्या था रिएक्टेंट। और जब ये बना ना, यानी कि जब ये प्रोडक्ट बना तो 8.2, 2.2 और 0.9 ग्राम को जब हम सम लेंगे तो क्या होगा, 11.3 आ रहा है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी कि ये पूरा फॉलो कर रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि कोई भी मास जब बनने से पहले यानी रिएक्शन होने से पहले भी उतना था और रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही था। इट मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम उसको बना रहे थे और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यानी कि वो मतलब उसका मास हमेशा कंजर्व रहता है। राइट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जितने भी प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंट का मास हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहता है। राइट, जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर हमने 18 ग्राम H2O लिया तो उसमें क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी 2/16। लेकिन अगर हम इसको
अच्छी तरह सिंपल फॉर्म में लाएंगे, काटेंगे तो 1/8 यानी कि 18 ग्राम H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास की जो प्रोपोर्शन थी वो 1/8 है। वैसे अगर हम 36 ग्राम लेते हैं H2O जिसमें 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है वो 1/8 हो। मतलब कि हम कितनी भी क्वांटिटी ले लें H2O की, 18 ग्राम, 36 ग्राम या 9 ग्राम, तो बट यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है ना वो हमेशा 1:8 रहेगा। यानी कि इनके मास का प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा चाहे हम क्वांटिटी कितनी भी कर लें, राइट। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन का रेशियो है 1/8, राइट। और इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन के मास का कितना होगा अगर हम 3 ग्राम ऑफ इसमें हाइड्रोजन हो तो क्या होगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन रेशियो 1/8 है जिसमें से ऑक्सीजन हमें निकालना है और हाइड्रोजन का हमें 3 ग्राम दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कैसे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन, और हमें रेशियो दे रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास हमें दे रखा है 3 ग्राम और यहाँ पे 1/8, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना मिल जाएगा, 24 ग्राम, राइट। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें क्या है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ है उसको ही फॉलो करती है, राइट। देखिए, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एज एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी ये दोनों लॉ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को भी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यानी कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं और उनका मास का जो रेशियो है, जब एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट यूज़ हुए हैं उनके मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शन, उनका मास का प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, राइट। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी पोस्टुलेट्स क्या थे, तो पहला था कि देखिए मैटर एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम, ये पहला था। और क्या होता है, एटम हमेशा इनडिवाइजिबल होता है, यानी कि हम इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी दोबारा और नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। और इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ना आटम्स के अंदर, उनके जो अलग अलग मास होते हैं, हर एक एटम का एक अपना मास होगा और एक उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, उसकी खुद की, हर एक एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग केमिकल मास अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। और दूसरा कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट मास केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मास केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इनके मास का केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा, राइट। और एटम कंबाइनिंग रेशियो स्मॉल होल नंबर फॉर कंपाउंड, ये कहता है जो भी एटम जब कंबाइन इनका रेशियो होता है वो एक होल नंबर में होता है। और लास्ट कह रहा है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, यानी कि जो नंबर रहता है ना, सपोज हमारा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था 1/8 था, राइट, 1:8 था ना, तो हर एक एटम में इतना ही, मतलब हम कितना भी ग्राम ले लें, 16 ग्राम ले लें या फिर 18 ग्राम या 9 ग्राम, जितना भी हम ग्राम ले लें, लेकिन इनके मास यानी हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा रहेगा क्या, कांस्टेंट, यानी ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ऊपर सेकंड वाले में ये क्या कर रहा है, इस वाले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, राइट। एटम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम जो है, यहाँ पे एटम है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक एलिमेंट के अंदर एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, राइट। और एक जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, राइट, जब भी केमिकल रिएक्शन हो और जिसमें केमिकल रिएक्शन में या फिर वो फिज़िकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, वो एटम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, यानी चेंज होने से चेंज नहीं करता, वो सेम रहती है उसकी आइडेंटिटी। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एटम इतना स्मॉल होता है कि हम उसको एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और इसका जो रेडियस होता है, रेडियस मीन्स अगर हम एक सर्कल की बात करें, सपोज ये एक हमारा एटम है और बीच में इसका सेंटर होता है, तो सेंटर से इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस है ना उसको हम कहते हैं रेडियस, यानी कि एटम का जो रेडियस होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी कि 0.037 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻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 ⁻
9 मीटर के अराउंड। IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब ये एक ऐसा बोर्ड है जो जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको ये एक नाम देता है, ये नेम अप्रूव करता है। जितने भी एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, उनके ये नेम अप्रूव करता है। जैसे आप एल्युमिनियम को देख सकते हैं, Al लिखा हुआ है, आर्गन को Ar। तो ये होता कैसे है, ये या तो उनको सिंबल दिए जाते हैं या फिर उनको जहाँ से मिले होते हैं उनके नाम के फर्स्ट लेटर को ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कि कई कई जो एटम हैं वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एलिमेंट है, लैटिन है, जर्मन है, ग्रीक है। अगर हम बात करें आयरन की, राइट, अगर हम बात करें आयरन की, एक सेकेंड, ये है आयरन। आयरन है, आयरन को हम Fe से करते हैं, ये लिखा तो IRON है, तो हमें आई होना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या Fe से, बिकॉज जो आयरन है वो उसके लैटिन नेम से है, जो लैटिन में हम आयरन को बोलते हैं फेरम, FERRUM, यानी फेरम की वजह से आयरन को हम Fe लिखते हैं, क्योंकि लैटिन में इसको आयरन नहीं, हम फेरम कॉल्ड करते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम नेट्रियम, सोडियम को हम लैटिन में क्या बोलते हैं, नेट्रियम, राइट। जैसे हमारा यहाँ पे सोडियम है, ये है सोडियम हमारा। वैसे तो हमें बोलना हो तो हम सोडियम बोलेंगे, लेकिन ये लैटिन में क्या कहलाया जाता है, नेट्रियम, नेट्रियम। तो इसकी वजह से जितने भी जर्मन नेम हैं, लैटिन नेम हैं या फिर ग्रीक हैं, उन्हीं के नेम के आधार पे हम जितने भी एटम हैं उनको ये जो IUPAC एक बोर्ड है, ये नाम अप्रूव करती है, और यही नाम पूरे वर्ल्ड में इसको हम फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हम आर्गन को यहाँ पे आर्गन बोल रहे हैं और किसी दूसरे देश में इसका कुछ और नाम है, राइट। तो IUPAC एक बोर्ड है जो सबको एक नेम प्रोवाइड करती है, ओके। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, यानी एटम का मास ही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। और एक एटॉमिक यूनिट कितना होता है, तो 1/12 यानी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन। यानी कि अगर सपोज एक कार्बन है, अगर मैं उसको 12 पीस में डिवाइड कर दूं, तो जो उसका 12वां पीस होगा ना, जो 12वां पीस होगा, तो उतना कहलाता है 1 मास यूनिट होता है। यानी कि एक कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है, यानी 1/12 पार्ट होगा, वो बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। और ये होता कितना है, 1.66 10 टू द पावर -27 kg के अराउंड होता है। जो 1 यूनिट होती है, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -16 kg के अराउंड होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये कार्बन के 1 यानी हाफ कार्बन के बराबर होगा, और नाइट्रोजन की तो 4 इंटू हाफ कार्बन के बराबर होगा, 1/12 के बराबर होगा, राइट। अगर बात करते हैं हम हाइड्रोजन, इसी प्रकार हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिट इतना होता है, कार्बन का 12 यूनिट, ऑक्सीजन का 16, इसी प्रकार ये मैग्नीशियम का 24। तो ये सबके एटॉमिक मास होते हैं जो ऑलमोस्ट इनके एटॉमिक नंबर के डबल रहते हैं। जैसे कार्बन हमारा 6 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 6 इंटू कितना होगा, 12, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा होता है हमेशा। किसी भी एटम का मास एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल के अराउंड होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16। वैसे सोडियम का 11, तो 11 2 जा 22, यानी कि 22 से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होती है इसकी एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर हम इसको डबल करें तो 34 आना था, यानी 34, यानी कि जितने भी एटॉमिक मास होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर से जस्ट मोर देन डबल होते हैं, राइट। बात करते हैं कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर जो एटम होते हैं और जो उनके एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सिर्फ जो नोबल गैसें होती हैं, नोबल गैसें कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रोमियम है, जीनोन है, रेयोनन है, तो जितने भी है ना, ये नोबल गैस कहलाती हैं। इनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो फुलफिल होने के कारण ये सिंगल एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि और ये जो होते हैं केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। जितने भी नोबल गैस होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। और जो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव एटम, रिएक्टिव एलिमेंट, वो जो उनके एटम हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। और न्यूट्रल फॉर्म में या तो फिर वो अनायन के रूप में रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। अगर आयन के रूप में हैं तो 2 टाइप के होंगे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन के फॉर्म में रहेंगे, और नेगेटिव चार्ज हैं तो वो अनायन के शेप में रहेंगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है,
मॉलिक्यूल एक ग्रुप होता है दो या फिर दो से ज़्यादा एटम का। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है एटम, सबसे छोटा होता है हमारा एटम, और जब हम एटम एटम को मिला देते हैं तब हमारा बनता है मॉलिक्यूल, और जब हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को बना देते हैं तब हमारा एक बन जाता है बड़ा सा मेटल, राइट। तो सबसे पहले हमारा होता है एटम, और जब हम एटम को बहुत सारे एटम को कंबाइन करते हैं या फिर दो एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैटर बना लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ओके। और अगर हम बात करें कि जैसे अगर वाटर है हमारा, तो वाटर में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम इन्हीं की तरह बिहेव करती है। अ मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, राइट। डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं। पहला होता है होमो एटमिक मॉलिक्यूल। होमो एटमिक यानी कि जिसमें सेम एटमिक हो, यानी कंटेन एटम सेम एलिमेंट हो, ऐसा एटम जिसमें एलिमेंट जो हो ना सेम हो, राइट। और दूसरा होता है हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल, जिसमें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड एक ही बात है, जिसमें जो एटम हो वो डिफरेंट हो, राइट। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट से बना हो वो मॉलिक्यूल, और जिसमें जो हेट्रोएटॉमिक, हेट्रो मानी डिफरेंट डिफरेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट से जो बना होता है उसको हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक, राइट। अब हम बात करते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल है, तो देखिए इसको हम एक चार्ट से समझ लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारा एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड, राइट। होमो एटॉमिक यानी कि जैसे ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये जो एटॉमिक है, ये सिर्फ होमो यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना है। वैसे दूसरा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, ये ऑक्सीजन से बना है, ये सल्फर, ये फॉस्फोरस, तो ये जितने भी ना ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये सेम सेम एटम से बने हैं, सेम सेम मॉलिक्यूल से। जो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो सेम एलिमेंट से बने हैं। अगर मैं बात करता हूँ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड की, तो देखिए यहाँ पे H2O में आप हाइड्रोजन भी देखने को मिल जाएगा, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी। वैसे ही NO2 में देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि दो अलग अलग, यानी डिफरेंट एलिमेंट है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड, और दिस वन इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब बात करते हैं एटोमिसिटी। देखिए एटोमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट कॉल एटोमिसिटी, यानी कि एक मॉलिक्यूल या फिर एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे एटोमिसिटी, राइट। अगर हम बात करते हैं देखिए आर्गन, जो आर्गन है हमारा एयर से, और अगर इसकी एटोमिसिटी क्या है तो ये देखिए मोनो एटॉमिक में, ये कि आर्गन क्या है हमारा नोबल गैस से का कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइट। और ये क्या होता है, जैसे हीलियम है, मतलब अगर आप याद करना चाहते हैं तो जो भी नोबल गैसें होती है ना हमारी, नोबल गैस यानी कि हीलियम है, आर्गन है, जीनोन है, जिसके जो लास्ट के सब सेल है ना वो फुलफिल्ड हो, तो वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। बाकी ये अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ये डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो है, हाइड्रोजन है तो ये भी डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस देखिए यहाँ पे चार लिखा हुआ है, चार का मतलब होता है टेट्रा एटॉमिक, क्योंकि चार एटम से मिलकर ये फॉस्फोरस बना है। वैसे अगर हम सल्फर की बात करें तो देखिए यहाँ आठ है, आठ को हम बोलते हैं, मतलब अगर चार से ज़्यादा हो या तो हम उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक। वैसे तो अगर हम बात करें दो से ज़्यादा को भी हम पॉली बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब बहुत सारे एटम मिलकर जब बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। वैसे अगर हम इसको आठ को ऐसे ही बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें ओजोन की जिसमें 3 है तो ट्राई एटॉमिक। तो देखिए अगर हम याद करना चाहें तो देखिए अगर एक एटम से बनाए नहीं तो हम उसको बोलेंगे मोनो, दो एटम से बनाए तो हम उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक, देखिए 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई एटॉमिक, 3 के लिए हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, 4 के लिए हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, 5 के लिए अगर हम बोले तो पेंटा बोल सकते हैं, या फिर 4 से ज़्यादा को हम बोलें पॉली एटॉमिक, 5 से पेंटा, 6 से हेक्सा एटॉमिक बोल सकते हैं, 7 से सेप्टा, 8 से ओक्टा, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि 1 को बोले मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, और उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो हम उसको बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ होती है, एटॉमिसिटी कैसे होती है, अगर 1 हो तो मोनो, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की। देखिए इट इज़ अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अब ये क्या होता है ना, देखिए हम
किसी भी कंपोजिट जो होता है, कंपोजिट होता है ना, हमारा कंपोजिशन होता है, एक कंपाउंड का कंपोजिशन होता है, हम उसको सिंबल देकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है तो हम हर जगह हाइड्रोजन यानी HYDRO ऐसे करके तो लिखेंगे ना हाइड्रोजन, हम उसको क्या H से डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब हम अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला, इसे क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल फार्मूले की, मतलब मैंने ये बताया केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम सिंबल से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन हो तो O से लिख देंगे, हाइड्रोजन हो तो H से, वैसे ही अगर नाइट्रोजन है तो N से, तो ये रहता है, राइट। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए द वैलेंसी या फिर चार्ज ऑफ आयन मस्ट बैलेंस, जब भी अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उनके चार्ज और आयन हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए, राइट। और दूसरा है व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड मेटल एंड नॉन मेटल सिंबल आर मेटल कम्स फर्स्ट, यानी कि अगर हम मेटल और नॉन मेटल से एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें मेटल का नाम पहले आना चाहिए, नॉन मेटल का बाद में। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। मतलब अगर हम बात करें तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल यानी कि इसमें जो आप कैल्शियम देख सकते हैं तो ये पहले लिखा हुआ है, ऑक्सीजन बाद में। उसी प्रकार अगर हम देखें तो सोडियम पहले लिखा हुआ है क्योंकि सोडियम हमारा मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है, तो सोडियम क्लोराइड। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल को हम लिखें तो मेटल को हमेशा हम पहले लिखते हैं और मेटल को हम पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। अब बात करते हैं व्हेन पॉलीएटॉमिक आर यूज्ड, जब भी हम पॉलीएटॉमिक यानी बहुत सारे एटम यूज करते हैं, द आयन आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, और जो आयन होते हैं ना उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ टू शो द रेशियो। अगर रेशियो को शो करने से पहले मतलब हम एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इससे कहने का मतलब ये है जब भी हम पॉलीएटॉमिक यानी बहुत सारे एटॉमिक को हम यूज़ करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरे को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जो इसको जो बहुत सारे, तो हमने क्या यूज़ किया, एक ब्रैकेट का यूज़ कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे क्या है NH4 2SO, तो ठीक है, यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट का, तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि जब भी जो इसके करेक्टरिस्टिक है, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखें तो पहला क्या है, इसके चार्ज या फिर आयन बैलेंस होने चाहिए। दूसरा है मेटल और नॉन मेटल लिखते वक्त मेटल को हम पहले और नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं, राइट। और उसी प्रकार जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयन का यूज़ करते हैं तो हम आयन को ब्रैकेट से एनक्लोज करके लिखते हैं, राइट। अगर एग्जांपल में देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे क्या है NH4 2 एनक्लोज बाय 2 एंड SO4, राइट। मोलर मास को कैसे लिखते हैं, किसी भी जो एटम के अंदर जितने मास होते हैं उसको कैसे लिखा जाए, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि हमारा H2O है, राइट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना था, 1, तो 2 × 1 यहाँ पे लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, तो 16, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके और सम करेंगे तो 18 यूनिट आएगी। तो इस तरीके से हम मोलिकुलर मास लिखते हैं। उसी की तरीके से अगर हम फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो इसमें भी ऐसी, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं जिसमें कि सोडियम का जो मास है वो हमें कितना दे रखा है, 23 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो 35.5, और इसको हम क्या करेंगे, सेम मोलिकुलर मास की तरह लिखेंगे, 1 × 23 प्लस जो क्लोराइड था 35.5 × 1, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सम करके तो 58.5 यूनिट आएगा। इसी तरीके से हम मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास को लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूले की। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये इसके रूल हैं। अब हम इसको देखते हैं लिखते कैसे। देखिए जैसे हमें लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन है, पहले हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिया सल्फाइड, सल्फर जो होता है। तो क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन का जो मास होता है, मतलब हाइड्रोजन के जो लास्ट में वैलेंसी होती है, मास नहीं, यहाँ पे मैं वैलेंसी की बात करूँ। जैसे हम पढ़ते हैं एक सेल होते हैं यहाँ के KLM ऐसे होते हैं, और हर एक जैसे K वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, L वाले सेल में 8, उसी प्रकार सब 8 8 8 KLMNO ऐसे करके होते हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसके लास्ट में 1 होता है, राइट। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के लास्ट में 2 होता है, राइट। तो इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इनका हाइड्रोजन का जो वो होता है लास्ट का जो इनके जो इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंस है उसको लिखेंगे हाइड्रोजन का, फिर सल्फर का लिखेंगे, और इनको क्रॉस करके कर देंगे ऐसे,
और इस तरीके से जो H के पास 2 चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन H पे चला जाएगा और 1 किस पे चला जाएगा, सल्फाइड के पास। तो इस तरीके से हम या तो ऐसे लिख सकते हैं H2S1 या फिर H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखने का यही तरीका है। वैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन के लास्ट वाले में कितने होते हैं, 4। लास्ट वाले सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट वाले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे C2O4, या फिर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो CO2 इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार से हम इस केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो हाइड्रोजन के लास्ट में भी 1 होता है, क्लोराइड के लास्ट में भी 1। तो इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे तो HCl या फिर H1Cl भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करें, जिसमें कार्बन के लास्ट में 4 है, Cl के लास्ट में 1 है, इस तरीके से हम लिखें तो C1Cl4 या फिर CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखा जाए तो मैग्नीशियम के लास्ट में जो इसके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, क्लोराइड का 1 होता है, क्रॉस करेंगे तो इसको हम लिखेंगे MgCl, यानी MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए इसी प्रकार Al2Cl3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इस तरीके से आ जाएगा। फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के लिए देखिए लास्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, दोनों के 2 होते हैं, तो Ca2O2, या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की, तो देखिए सोडियम के लास्ट में क्या होता है, +1 होता है, और नाइट्रेट जो होता है NO3 उसके लास्ट में -1 होता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे और ये बैलेंस कर लेंगे, यानी सोडियम नाइट्रेट को हम NaNO3 कर देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं आयन की। आयन क्या होता है, देखिए एन आयन में बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप। जो एक आयन होता है वो क्या डिफाइन करता है, एक एटम को या फिर उसके ग्रुप के, और या फिर और ये डिफाइन करता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। अगर हम पॉजिटिव चार्ज वालों की बात करें तो जितने भी मेटल होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। वैसे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो क्लोराइड है, जितने भी नॉन मेटल हैं, मेटलोइड्स होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज के, राइट। तो सल्फाइड है तो इस पर हमेशा कौन सा -2 रहता है, राइट। OH है तो उस पर -1 रहेगा। उसी प्रकार सल्फेट आयन की बात करें तो -2 आयन रहते हैं इस पर, राइट। तो अगर आयन में भी देखें तो क्या होता है, अगर सिंगल रहे, अगर मतलब एक मोनो एटॉमिक यानी एक ही एटम के ऊपर आयन है तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन, राइट। ये टोन नहीं है, ये आयन है, मिसप्रिंट हो गया। तो राइट, यहाँ पे क्या है, मोनो एटॉमिक, और ये है पॉली एटॉमिक, यानी कि इसमें बहुत सारे एटम, मतलब एक से ज़्यादा एटम का यूज़ हो रखा है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के ऊपर ही है, मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, सिंगल है ना, ये सिंगल को हम क्या बोलते हैं, मोनो। क्लोराइड है तो देखिए क्लोराइड के ऊपर -1, और एल्युमिनियम के लास्ट में 3 पॉजिटिव यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो ये जितने भी है ना सिंगल वाले एटम है, सिंगल एटम को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। वैसे अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो ये क्या है, अमोनियम आयन है, तो इसको NH4 यानी ये पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में। वैसे ही है कार्बोनेट आयन यानी CO3 और 2 नेगेटिव रहते हैं। सल्फेट आयन में SO4 2 नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन में भी देखिए हाइड्रोजन है, और यानी कि 2 एटम का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। सिंगल वाले को हमेशा मोनो बोलते हैं। 2 एटम अगर हो, 2 एटम का यूज़ करके कोई भी बनाओ तो उसको बोलते हैं डाई, ट्राई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो क्वाड, 5 हो तो पेंट। लेकिन अगर हम मोनो को, सिंगल को मोनो बोल सकते हैं और बाकी एक से ज़्यादा हो तो हम उसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, राइट। और अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कैसे लिखे जाते हैं, तो देखिए जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं कंपाउंड पॉलीएटॉमिक से। पॉलीएटॉमिक यानी बहुत सारे एटम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के लास्ट में कितने वो एटम रहते हैं, तो +1, और कार्बोनेट वाले पे -2, तो क्या क्रॉस करेंगे और सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, राइट। अब एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम में देखिए लास्ट में 3 होते हैं, और सल्फेट यानी SO4 -2 रहता है यहाँ पे, तो ये 2 इसको दे देगा एल्युमिनियम को, और ये बना लेंगे Al2SO4, और ब्रैकेट करके जो -3 इसका है एल्युमिनियम को बाहर आ जाएगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही, कैल्शियम के लास्ट में 2 है, हाइड्रोक्साइड के लास्ट में -1, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो माइनस वाला ये है +2 वो बाहर को लिखा जाएगा। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम जो होता है NH4, उसके जो पॉजिटिव चार्ज रहता है +1, और सल्फेट का -2,
इसको इसके साथ में लिख देंगे और NH वाले को इसके साथ, सोडियम सल्फेट वाले के साथ, तो ये आएगा अमोनियम सल्फेट, राइट। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखिए मैग्नीशियम पहले हमने लिखा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिखा, मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आता है उसको यहाँ पे लिख दिया, हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो चार्ज आता है यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। मैग्नीशियम के साथ में वन वन अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे वन को हम जनरली लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या है Mg ही ठीक है, यानी मैग्नीशियम के लिए Mg, और हाइड्रोक्साइड लिख के ब्रैकेट में मैग्नीशियम वाले चार्ज को हमने हाइड्रोक्साइड के साथ लिख दिया। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं आयनिक एटम्स का, राइट। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस के अंदर 1 मोल का जितना मास होगा, मतलब एक सब्सटेंस के अंदर 1 मोल का जो मास होगा वही क्या कहलाता है, मोलर मास। और वो किसके बराबर होता है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 10⁻23। ये क्या होता है, इतने एटम होते हैं एक मोल के अंदर, एक एलिमेंट मतलब एक सब्सटेंस और एक एलिमेंट के अंदर इतने एटम होते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हाइड्रोजन है तो 1 यूनिट होता है, तो उसका मोलर मास कितना होगा, यानी कि एक मोल में जितना होगा, यानी 1 ग्राम पर मोल होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका जो मास है, यानी कि इसके मास में कितना होगा, तो 14 ग्राम पर मोल होगा। उसी प्रकार अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं तो 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास को, तो इतना ग्राम पर मोल आ जाता है। हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोराइड की निकाल देंगे और सम करके हम निकाल देंगे तो 36.5 ग्राम पर मोल आ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ 6 पॉइंट मतलब इतने पार्टिकल, मतलब किसके पार्टिकल है, यानी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन के, इतने एक ग्रुप में इतने पार्टिकल होते हैं एक एटम के, एक सब्सटेंस के अंदर एक एटम या फिर मॉलिक्यूल का जो ग्रुप होता है ना इतना, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल, यानी कॉल्ड मोल। यानी कि एक मोल ऑफ एटम, यानी 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होता है, जैसे मैंने पहले कहा था एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो वो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, राइट। एग्जाम्पल में अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होगा वो 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम के बराबर होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, उसको L से डिनोट करते हैं। 1 मोल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि मैंने कहा था 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ मास इक्वल टू द एटॉमिक मास, यानी कि एक मोल जो होता है एटम का वो उसके मास के इक्वल होता है, राइट। यही है मोल कंसेप्ट या मोलर मास, राइट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलों की। तो पहला फार्मूला है नंबर ऑफ, अगर मोल हमें निकालने हो तो हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कितने पार्टिकल दे रखे हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो एक फार्मूला हमारा ये आता है, दूसरा फार्मूला हमारा ये, और हम दोनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, सेकेंड, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जब हम यहाँ से मास अगर हमें निकालना तो ये फॉर्मूला आता है mn इंटू एन नॉट। एन नॉट का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है जो 6.022 10⁻23 होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनी एटम गिवन कंपाउंड, यानी कि कितना परसेंटेज है, तो सिंपल है मास अपॉन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, यानी एलिमेंट का मास अपॉन में कंपाउंड का मास हम डिवाइड करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ कंपाउंड निकालने, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड में कितना परसेंट है एक एटम का, अगर H2O की बात करते हैं, जिसमें अगर हम सोचें कि हाइड्रोजन कितना है उस पूरे H2O में, तो उसको अगर हम निकालें तो हम उस एलिमेंट का मास, यानी कि हाइड्रोजन का मास अपॉन में टोटल H2O का मास डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, चलिए मैं ये करा ही देता हूँ। जैसे देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन, अगर हम आयरन की बात करें, एक पीसेस ऑफ जिसका वेट है इतना ग्राम 2.8 ग्राम और इसका मास होता है इतना, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ आयरन कितना होता है, मतलब एक आयरन के 1 मोल में कितना ग्राम होता है उसका मास, तो 56 ग्राम होता है, राइट। और 1 मोल ऑफ आयरन कितना कंटेन, 1 मोल में कितना कंटेन होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 56 ग्राम इक्वल होगा 6 पॉइंट, मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। और हमें निकालना है 28 के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम 28 के लिए 56 से इसको डिवाइड कर देंगे और 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सपोज़ अगर हमें 10 रुपये की कोई चीज़ रखी है 100, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के लिए निकालेंगे। तो 1 के लिए क्या करेंगे, हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, उसके बाद अगर हम इसका प्राइस जो भी आएगा हम फिर 2 या फिर
2 से निकालने के लिए, फिर 3 से निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जैसे हमें 56 का दे रखा है कि 56 ग्राम आयरन का जो होता है एटम, वो कितना होता है 6.022, यानी कि 50, फिर से मैं बताता हूँ, देखिए 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट कंटेन इतना एवोगैड्रो नंबर के जितना, राइट। 56 ग्राम ऑफ आयरन इतना दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 56 से इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर 2 से निकालना है तो फिर जो भी आंसर आएगा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। वैसे अगर हमें 2.1 ग्राम के लिए निकालना है जो हमें पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 3.8 होता तो हम यहाँ पे 3.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4.8 होता तो हम 4.8 से मल्टीप्लाई करते। जो भी हमसे अगर पूछा जाता तो हम ऐसे कैलकुलेट करके इसको निकाल लेते, राइट। तो अगर अब मैं ये क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को नोट कर ले, इसका आंसर भी है, आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इस स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, एंड थैंक यू ऑल, और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।